हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी की क्लास को देखा था और हिंदी क्लास में हम देखे थे यहाँ पे हमारा जो क्लास हुआ था वो संज्ञा, ठीक है? संज्ञा देखे थे। आज हमारा जो क्लास है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्लास है वर्णमाला, ठीक है? तो संज्ञा के यहाँ पे जो हम देखे थे वो तो संज्ञा में कितने टाइप का संज्ञा होता है, ठीक है? 5 टाइप का होता है। कौन-कौन सा टाइप यहाँ पे होता है, ठीक है? इसको पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है? और जाके ये ज़रूर ये वाला क्लास आप ज़रूर देखिए, ठीक है? और अपना वहाँ पे जो भी आपका रिव्यू है उसका जो है कमेंट करके आप दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या उसमें क्लास में कितना आपको समझ में आया, क्या कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा था यहाँ पे। आज जो हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में देखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो भी वर्णमाला में जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? इसको भी आज हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया। संज्ञा में एक ही क्वेश्चन था जो पूछा गया था, इसलिए हम उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देखे थे। आज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे जो है देखेंगे, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, मुझे पूरा यहाँ पे भरोसा है, ठीक है? तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला क्या होता है? वर्ण या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं जो है व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, ठीक है? मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो वर्ण, ठीक है? वर्ण वर्ण या यहाँ पे क्या होगा? वर्ण या यहाँ पे अक्षरों के क्रमबद्ध, ठीक है? अक्षरों के क्रमबद्ध, यहाँ पे क्रमबद्ध, ठीक है? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, ठीक है? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो है समूह को वर्णमाला यहाँ पे कहते हैं, ठीक है? समूह को वर्णमाला यहाँ पे कहते हैं, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखिएगा, वर्ण या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो ये हमारा वर्णमाला का यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम देखें यहाँ पे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहले तो भाषा की जो छोटी इकाई होती है, ठीक है? अगर जो है छोटी जो इकाई की बात करें, तो ये क्या होती है? आपकी छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है? छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जो छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है? और वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, ठीक है? 2 क्या होते हैं यहाँ पे? भेद होते हैं, ठीक है? जिसमें से आपके क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, ठीक है? इसमें जो 2 भेद होते हैं, पहला होता है स्वर, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? व्यंजन, ठीक है? ये होता है आपका व्यंजन, स्वर और व्यंजन होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं? तो स्वर को यहाँ पे अगर देखें, तो स्वर क्या होगा? जो आपका यहाँ पे होता है, थोड़ा-सा हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है? जो स्वर होता है, ये होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है, ठीक है? मान लीजिए कोई भी यहाँ पे वर्ण है, उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी, ठीक है? बिना किसी यहाँ पे बिना किसी यहाँ पे बिना किसी क्या है दूसरे अक्षर की सहायता से, ठीक है? दूसरे अक्षर की सहायता से यहाँ पे जो है आपका उससे होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये 11 होती है, ठीक है? इसको याद रखेंगे। जिसमें मैं यहाँ पे अगर लिखूँ स्वर, तो आपका जो है अ होगा, ठीक है? आ होगा, आ, ठीक है? उसके बाद से छोटा ई, बड़ा ई, ठीक है? ये होता है स्वर में आपके आते हैं। उसके बाद से ऊ होगा, ठीक है? एक आपका ऊ होगा, एक आपका जो है सॉरी यहाँ पे छोटा ऊ हो जाएगा, एक बड़ा ऊ हो जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पे जो होगा, ये आपका री होगा यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद से अगर आप देखें तो ए होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ठीक है? ऐनक ए, एड़ी ए, ठीक है? इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद से ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, ठीक है? औ हो जाएगा। तो ये सब सारे किस में आते हैं? आपके स्वर में आते हैं। ये सब सारे आपके क्या होते हैं? स्वर होता है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ और है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे देखें कि उत्पत्ति के आधार पे स्वर के जो भेद होंगे, स्वर के यहाँ पे अगर भेद की बात करें, ठीक है? तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है? तो ये सब सारे आपके यहाँ पे हो जाएँगे। पहला आपका मूल स्वर और दूसरा क्या होगा? यहाँ पे मूल स्वर और यहाँ पे संधि स्वर, ठीक है? मूल स्वर और यहाँ पे मूल स्वर और संधि स्वर, ये आपके 2 भेद होंगे। तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा संधि स्वर, ठीक है? संधि स्वर हो जाएगा, ठीक है? मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें मूल स्वर क्या होता है? तो मूल स्वर की बात करें, इतना तक आप थोड़ा-सा लिख लीजिएगा, थोड़ा-सा हम ऐसे रफली इसको बता रहे हैं।
ये सब सारी आपके एग्जाम जो है अभी क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको जो है यहाँ पे ये पूछेगा। सबसे पहले तो वर्णमाला क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए वर्ण और अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका वर्णमाला हो जाएगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे और वर्ण कितने, दो वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। पहला यहाँ पे स्वर और क्या होता है, व्यंजन। अब स्वर क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे अक्षर के सहायता से होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यहाँ पे देखिए अ आ छोटा ई बड़ा ई उ, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ अ, ये सब सारे क्या होते हैं, ये इसकी संख्या होती है, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं, दो। पहला हो जाएगा मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर, ठीक है। इतना तक समझ में आया, मूल और संधि स्वर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा होगा, हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चलें थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे अगर चले हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पे स्वर, ठीक है। स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर में क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, मूल स्वर। तो मूल स्वर के बारे में अगर देखें यहाँ पे, पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर। अब ये क्या होता है, मूल स्वर आपका जो होता है ये होता है कि जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के योग से होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मूल स्वर। मतलब एक खंड के योग से होता है, ठीक है, एक खंड के योग से होता है, एक खंड के योग से होता है, तो क्या होता है, ये होता है मूल स्वर। एक खंड के योग से होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे मूल स्वर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। और इसमें इसका जो उदाहरण होता है उसमें क्या होता है, जैसे एक खंड से अगर आपका अ आ गया, ठीक है, उसके बाद से आपका ई आ गया, ठीक है, इसके बाद से क्या हो जाएगा, आपका उ हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। तो एक खंड के योग से जो होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका होता है मूल स्वर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए दूसरा होगा संधि स्वर, ठीक है, संधि स्वर, संधि स्वर, ठीक है, संधि स्वर होता है। अब देखिए या इसका क्या होता है, मूल स्वर ये संधि स्वर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं स्वर के, दो, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में अगर आप देखें तो जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है, ठीक है, तो इसके दो भेद होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है आपको, मूल स्वर में एक खंड से होता है, ठीक है, एक खंड, यहाँ पे एक खंड से के योग से होता है। और इसमें क्या होता है, दो खंड के योग से, ठीक है, दो खंड के योग से, यहाँ पे दो खंड के योग से होता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, संधि स्वर यहाँ पे होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें, दो खंड को योग से जो होता है वो क्या होता है आपका संधि स्वर। और इसके भी आधार पे क्या होता है, इसके दो भेद होते हैं। मतलब कितने भेद होते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये दो भेद होते हैं, ठीक है, दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला जो भेद होता है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सजातीय स्वर, और ये दूसरा होता है विजातीय, ठीक है, सजातीय, सजातीय स्वर, और दूसरा क्या होता है विजातीय स्वर, ठीक है, विजातीय स्वर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विजातीय स्वर और सजातीय स्वर, इसके दो भेद होते हैं संधि स्वर के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो दिया गया है सजातीय स्वर क्या होता है और विजातीय स्वर क्या होता है। अब ये जो होता है सजातीय और विजातीय, ये क्या क्या होते हैं अलग अलग अगर देखें हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सजातीय स्वर जो होता है यहाँ पे ये वाला, तो ये आपका होता है यहाँ पे जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होता है, ठीक है। जो स्वर यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखें, जो स्वर समान जाति से, ठीक है, समान जाति से निर्मित होता है, समान जाति से निर्मित होता है, वो आपके क्या होता है सजाती, ठीक है, निर्मित होता है, सॉरी यहाँ पे इस तरह से होगा निर्मित, ठीक है, होता है। तो वो क्या होता है आपका ये सजाती होता है। विजाती मतलब जो आपके भिन्न जाति से, यहाँ पे भिन्न मतलब अलग, ठीक है, भिन्न जाति के योग से, यहाँ पे भिन्न जाति के योग से निर्मित होता है, भिन्न जाति के योग से निर्मित होता है, योग से क्या होता है निर्मित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भिन्न जाति के योग से निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं विजातीय स्वर, ठीक है। ये हो जाएगा सजाती और विजाती। इसके बाद से आपका जैसे कि इसमें भी जैसे सजाती में कुछ आपके जो एग्जाम्पल्स है आ ई और उ, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आ, ठीक है, आ हो जाएगा। इसके बाद से क्या हो जाएगा सजाती में आ ई और उ, ठीक है, ये हो जाएगा। और विजाती में क्या होगा, एग्जाम्पल्स देखें विजाती में, तो विजाती में हो जाएगा ए, ठीक है, ए, ठीक है, उसके बाद से ओ और
यहाँ पे औ, ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो जाएगा। इसके बाद से देखिए मुख्य विवरण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो चार यहाँ पे जो है इसके जो है यहाँ पे प्रकार होते हैं। पहला अगर स्वर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतना सारा हम देख चुके हैं। अब इसके बाद से यहाँ तक समझ में आया मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। इसमें भी आपके संधि स्वर जो दो खंड के योग से होता है वो संधि स्वर होता है, इसमें एक खंड से होता है, ये आपका इसका एग्जाम्पल्स है। इसमें भी आपके दो भेद होते हैं संधि स्वर के, सजाती स्वर और विजाति। इसमें एक समान जाति से जो निर्मित होता है, सजाति भिन्न जाति से निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं, विजाति, ठीक है, विजाति स्वर। यहाँ तक समझ में आया। अब हम अगला देखेंगे। अगला यहाँ तक आपका हो गया, तो ये हम देखेंगे कि अगर आप देखें स्वर के प्रकार, तो यहाँ पे स्वर के जो मुख्य विवरण के आधार पर स्वर के प्रकार देखें। यहाँ पे अगर देखें स्वर के प्रकार, ठीक है, स्वर के प्रकार, तो यहाँ पे स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ये होते हैं आपके चार, मतलब चार यहाँ पे भेद इसके होते हैं, ठीक है, चार इसके भेद होते हैं स्वर के प्रकार में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। स्वर के प्रकार में इसके चार भेद होते हैं। और यहाँ पे जो पहला भेद होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पहला भेद होगा ये हो जाएगा आपका समवृत्त स्वर, ठीक है, समवृत्त स्वर होता है, ठीक है, समवृत्त स्वर होगा, ठीक है, समवृत्त स्वर। इसके बाद से एक होता है अर्ध समवृत्त स्वर, ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे, अभी इसको देख लेंगे, दूसरा होगा अर्ध समवृत्त स्वर, ठीक है, ये इसका दूसरा होगा। तीसरा अगर आप देखें, तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्ध विवृत्त स्वर, ठीक है, ये होगा अर्ध विवृत्त स्वर, ठीक है, अर्ध विवृत्त स्वर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अर्धवृत्त, तो ये आपका चौथा विवृत्त स्वर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, विवृत्त स्वर, ठीक है, विवृत्त स्वर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ तक हो गया। अब देखिए समवृत्त स्वर के बारे में देखेंगे। तो समवृत्त स्वर क्या होता है, इसके देखिए स्वर के प्रकार के मतलब चार भेद यहाँ पे होते हैं, समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर और विवृत्त स्वर। सबसे पहले समवृत्त स्वर। अब समवृत्त स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, ठीक है, उच्चारण में क्या होता है, उच्चारण में यहाँ पे मुंह लगभग बंद रहता है, ठीक है, मुंह लगभग इसमें क्या होता है, बंद रहता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या होता है, बंद रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, समवृत्त स्वर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, तो क्या होगा यहाँ पे अगर आप देखें तो ई, ठीक है, बड़ा ई यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद से आपका ऊ, ठीक है, उसके बाद से बड़ा ऊ, ये सब सारे आपके एग्जाम्पल्स में जाएगा, ई ऊ, ठीक है। तो ये आपका समवृत्त स्वर के एग्जाम्पल्स है। अर्ध समवृत्त स्वर, तो अर्ध समवृत्त स्वर में अगर आप देखें तो जिसके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है, ठीक है, इसमें लगभग पूरा बंद रहता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, मुंह जो है आधा बंद रहता है, ठीक है, यहाँ पे मुंह आधा बंद रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका आधा बंद रहता है, तो ये आपका क्या होता है, अर्ध यहाँ पे अर्ध समवृत्त स्वर होता है। और इसका अगर जैसे इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ए और ओ, ठीक है, ए और ओ, तो ये इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ए और ओ मतलब आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है, ठीक है। इसी तरह से आपका अर्ध समवृत्त स्वर, ठीक है, अर्ध समवृत्त स्वर यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्ध विवृत्त स्वर। तो अर्ध विवृत्त स्वर में जिसके उच्चारण में मुंह आधा खुला रहता है, ठीक है, इसमें भी इसमें आधा बंद रहता है और इसमें मुंह क्या होता है, आधा खुला रहता है, मुंह आधा यहाँ पे खुला रहता है, ठीक है, खुला रहता है, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं, मुंह आधा खुला रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्ध विवृत्त स्वर में ए अ यहाँ पे हो जाएगा अ, ठीक है, और यहाँ पे ए और यहाँ पे हो जाएगा अ, ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो तीन हो गया। अब चौथा हमारा विवृत्त स्वर में, तो विवृत्त स्वर में क्या होता है, जिसके उच्चारण में मुंह लगभग पूरा खुला रहता है, तो इसमें क्या होता है, मुंह लगभग पूरा खुला रहता है, ठीक है, पूरा यहाँ पे क्या रहता है, खुला रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा विवृत्त स्वर में। तो चार स्वर के भेद है, समवृत्त स्वर, अर्धवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, जिसमें उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, इसमें आधा बंद रहता है, इसमें आधा खुला रहता है, इसमें लगभग पूरा खुला रहता है। और इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स आपका जैसे आ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आ,
तो पूरा क्या रहता है आ, अगर आ बोले तो पूरा मुंह आपका क्या रहेगा, खुला रहता है। तो ये 4 भेद हुआ, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये हमारा था कि मुख्य विवरण के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। अब देखिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, तो कितने यहाँ पे प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं 3 प्रकार, ठीक है। यहाँ पे स्वर के प्रकार हम देखे थे, किस पे देखे थे, ये देखे थे हम मुख्य विवरण के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे मुख्य विवरण, ठीक है, मुख्य विवर के, ठीक है, मुख्य विवर मतलब हमारा मुख कब कब खुला रहता है, तो उसके आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका, यहाँ पे हम देखेंगे जो है आपका कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक है। मात्रा या उच्चारण, ठीक है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के यहाँ पे आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर किसका, स्वर के प्रकार, ठीक है, स्वर के प्रकार, ठीक है। तो ये भी आपका कितना होता है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होता है, ठीक है। पहला क्या होगा आपका यहाँ पे, दूसरा क्या होगा, ठीक है, और तीसरा क्या होगा, इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहला जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ठीक है, ये होगा ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर ये हुआ। दूसरा आपका जो हो जाएगा दीर्घ स्वर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखकर पता चल जाएगा, दीर्घ स्वर। अब यहाँ से अगला जो होगा ये प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर होता है, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे लिख रहे हैं, आप नोट्स में चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसके जो है 4 ह्रस्व स्वर जो है 4, इसमें से जो है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय, ठीक है, कम समय, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये ह्रस्व स्वर। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे में एग्जाम्पल्स में, तो अगर आप देखें यहाँ पे अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से री हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके क्या होंगे, ह्रस्व स्वर के। और दीर्घ स्वर में क्या होता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में क्या होता है, ह्रस्व से भी ज्यादा समय लगता है, मतलब इससे आपको इसमें ज्यादा क्या होता है, समय लगता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल्स जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आ हो गया, ठीक है, बड़ा ई हो गया यहाँ पे, उसके बाद से बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से एन ए के हो जाएगा, एड़ी, ये दोनों होगा, और यहाँ पे ओ और औ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद से प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में क्या हो जाएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ से भी ज्यादा, मतलब इससे और इससे से भी ज्यादा, मतलब दोनों से ज्यादा यहाँ पे समय लगता है, ज्यादा समय, तो उसमें क्या कहते हैं, प्लुत, ठीक है, प्लुत स्वर, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, प्लुत स्वर लगता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे ओम, ठीक है, अगर ओम बोल रहे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, ओम, यहाँ पे ये आपको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ओम ये आपका प्लुत स्वर में अंतर्गत आता था, इस पर भी क्वेश्चन हम कई बार देखे हैं, ठीक है। तो जो आएगा तो हम इसको देख लेंगे। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पे 3 होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, अलग अलग हमने देख लिया एग्जाम्पल के माध्यम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम ज्यादा नहीं है इसमें, अब थोड़ा सा और है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद से हम देख लेंगे। अब देखिए अगला हमारा जो होगा, अब वो हम देखें वहां पे आपका मात्रा पे, अब देखेंगे जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। जिह्वा मतलब हम जो हमारा जीभ होता है, ठीक है, तो जिह्वा स्थान पर, यहाँ स्थान के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर, जीवा स्थान के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है, स्वर के यहाँ पे जो भेद होंगे, ये क्या होगा, तो इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद, ठीक है, 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद होगा, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। पहला भेद जो होगा आपको यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका अग्र स्वर, ठीक है, अग्र स्वर, अग्र स्वर होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ये आपके मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर होगा। तीसरा जो होगा आपका ये पश्च, ठीक है, पश्च स्वर होगा, ठीक है, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में अगर आप देखिए ध्यान से, तो जिसका उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है, ठीक है, मतलब अग्र स्वर मतलब जिह्वा के अग्र भाग से, जो जिह्वा होती है इसके अग्र भाग से उच्चारण, अग्र भाग से उच्चारण होता है, ठीक है, उच्चारण, उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में जिसका मतलब, अब इसका अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, इसका एग्जाम्पल में, तो इसमें क्या होता है,
ई होता है, छोटा ई, बड़ा ई होता है, उसके बाद से ए होता है और एन को होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में अगर आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका कि जिसका उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है। इसमें क्या हो रहा था आपका, ये आपका अग्र स्वर में, ठीक है, अग्र भाग से होता है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, ये आपका अग्र स्वर होता है। अब मध्य स्वर में जीवा के मध्य भाग से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें जीवा के मध्य भाग से, यहाँ पे मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका मध्य यहाँ पे स्वर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा जैसे ही इसका होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल तो इसका क्या हो जाएगा, जीवा के मध्य भाग से होता है। इसके बाद से पश्च स्वर, तो पश्च स्वर क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो पश्च स्वर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा कि जिसका उच्चारण जीवा के पिछले भाग से, पश्च का मतलब क्या होता है, पिछले, ठीक है, तो पिछले भाग से, ठीक है, पिछले भाग से जिसका उच्चारण पिछले भाग के से यहाँ पे उच्चारण होता है, ठीक है, उच्चारण होता है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे पश्च स्वर होता है, ठीक है, पश्च स्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो ये आपका हो जाएगा पश्च स्वर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना तक हो गया, मतलब यहाँ पे हमने जीवा स्थान के आधार पर स्वर के भेद देखे हैं, तो इसमें कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है, अलग अलग हमने यहाँ पे देखा क्या 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 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद। अब देखिए ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे कि यहाँ पे जो होगा आपका उच्चारण, ठीक है, उच्चारण के आधार पर दो तो चीज देखें यहाँ पे, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होते हैं कंठ स्वर, ठीक है, कंठ स्वर, कंठ स्वर, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, तालव्य, ठीक है, तालव्य स्वर, ठीक है, तालव्य स्वर यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मूर्धन्य स्वर, ठीक है, मूर्धन्य स्वर हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य स्वर। चौथा आपका यहाँ पे हो जाएगा ओष्ठ, ओष्ठ स्वर हो जाएगा, ठीक है, ओष्ठ स्वर, ठीक है। पांचवा जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य हो यहाँ पे हो जाएगा, कंठ तालव्य, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो छठवा होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये आपके 6 भेद यहाँ पे होते हैं अलग अलग, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ये आपका हो जाएगा। तो कंठ स्वर का जो आपका एग्जाम्पल्स हो जाएगा ये हो जाएगा अ और आ, ठीक है, अ और आ। तालव्य का क्या हो जाएगा, ई, छोटा ई और बड़ा ई, ठीक है। इसी तरह से मूर्धन्य है, मूर्धन्य के लिए री जो होगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से ओष्ठ, ओष्ठ स्वर में ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसी तरह से कंठ तालव्य ये हो जाएगा ए और एड़ी ए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे ओ और अ, ठीक है, ये आपके अलग अलग 6 यहाँ पे ये क्या होते हैं आपके उच्चारण के आधार पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उच्चारण के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 6। कंठ स्वर होता है, तालव्य स्वर होता है, मूर्धन्य स्वर होता है, ओष्ठ स्वर होता है, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ, मतलब कंठ से बोला जाता है अगर आप ध्यान से देखिए तो अ और आ, ठीक है। तालव्य में ई मतलब ताली से जो आपके मुंह का जो ऊपर ताल है, तो मतलब जो तालु है उससे तालव्य स्वर, तो ई और ई। मूर्धन्य में री हो जाएगा, ओष्ठ स्वर में ऊ और ऊ हो जाएगा, कंठ तालव्य में ए और ए हो जाएगा, कंठोष्ठ में ओ और अ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जितना भी अगर स्टार लगा लें तो आप लिखा सकते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ जो है यहाँ पे स्वर आपको दिया गया है, जैसा कि अगर आप ध्यान से देखें तो अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, तो ऐसे स्वर जिनका क्या होता है उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसके जो है
अनुनासिक शब्दों पे जैसे उच्चारण किया जाता है, तो मुंह से अधिक सांस निकलती है तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर होगा, अनुस्वर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि आपके अलग अलग क्या होते हैं। तो पहला तो आपको स्वर था, स्वर के बारे में हमने मैक्सिमम सारे देखा, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। अब जो दूसरा हम देखेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको समझ में आया। दूसरा जो हम देखेंगे, ये देखेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो अब व्यंजन क्या होते हैं, इसको हम एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी डाउट है क्लास के बारे में तो आप उसके लिए कमेंट करेंगे। ठीक है, हिंदी का एक एक जो है टॉपिक लेकर चल रहे हैं। अब बहुत अच्छे से हम क्लास यहाँ पे कर रहे हैं, एक एक क्लास हम, और आप सहयोग करिएगा तभी हम यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। देखिए, इसका होता है व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखें कि जिनका उच्चारण स्वरों के, ठीक है, उच्चारण स्वरों के, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, ठीक है, स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहता है, उसे कहते हैं हम व्यंजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका वो व्यंजन होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 33। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या। ठीक है, वर्णों की संख्या। ठीक है, 33 होती है वर्णों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और होता है कि स्पर्श व्यंजन 25। ठीक है, क वर्ग का जितने भी होते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये पर स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, तो इसकी जो है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हम तो स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन ये आपकी क्या कहलाती है। उसके बाद से इसके बाद से होता है अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उसके बाद से जो आपका होता है यहाँ पे उष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो उष्म या संघर्षी व्यंजन ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उष्म या संघर्षी। ठीक है, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी व्यंजन। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे होगा आपका उसमें संघर्षी व्यंजन हो गया। अब देखिए कंठ ध्वनियाँ। ठीक है, कुछ कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, कंठ ध्वनियाँ। ठीक है, कंठ ध्वनियाँ। ठीक है, कंठ ध्वनियाँ। उसके बाद से हमारा जो हो जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा तालव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तालव्य। ठीक है, तालव्य ध्वनियाँ। ठीक है, उसके बाद से अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट जो होगा आपका यहाँ पे मूर्धन्य ध्वनि, अभी इसको देख लेंगे एक एक करके। मूर्धन्य ध्वनिया के बाद से हम जो हमारा होगा ये हो जाएगा दंत ध्वनिया। ठीक है, दंत, दंत ध्वनिया हो जाएगा। ठीक है, दंत ध्वनिया। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनिया। ठीक है, ओष्ठ यहाँ पे ध्वनिया हो जाएगा, नासिक के ध्वनिया हो जाएगा अगला हमारा, नासिक के। ठीक है, नासिक के ध्वनिया। तो ये यहाँ तक हुआ आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या होता है। स्पर्श व्यंजन में जो आपके होते हैं इसमें आपके 25 होते हैं। ठीक है, जो आपकी संख्या होती है 25। और कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी आपके क वर्ग से लेकर प वर्ग से, क से प वर्ग तक। ठीक है, प वर्ग, ठीक, क से प वर्ग तक जितनी भी ध्वनियां होती है उसको क्या कहलाती है, आपकी स्पर्श व्यंजन। डायरेक्ट वहां से पूछेगा। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है आपका, यहाँ पे 4 होते हैं। ये क्या होते हैं, य, र और ल और व। ठीक है, ये य र ल व। ठीक है, यहाँ तक ये होता है। और इसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पे उष्म या संघर्षी व्यंजन में, उष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होता है आपका, यहाँ पे इसमें भी 4 होते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है आपका, यहाँ पे अगर देखें तो ये होगा आपका बड़ा स। ठीक है, छोटा स। ठीक है, इसके बाद से आपका ये आपका ये स होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक और होता है ह होता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें 4 इसके होते हैं। ठीक है, इसके उसमें या संघर्षी में स और ये आपका ह होता है। ठीक है, इसके बाद से कंठ ध्वनिया। तो कंठ ध्वनिया में भी आपके यहाँ पे कितने सारे होते हैं, तो क वर्ग और ह वर्ग, जो भी आपके क वर्ग होते हैं। ठीक है,
मतलब क से क ख ग घ ये सब सारे आपको होते हैं, और यहाँ पे एक ह वर्ग होता है, तो ये आपका क्या होते हैं, आपके कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। उसके बाद से तालव्य ध्वनियाँ, तो तालव्य ध्वनियाँ में आपके क्या हो जाएगी, यहाँ पे च वर्ग और य च वर्ग, ठीक है, च वर्ग, और क्या होगी यहाँ पे च वर्ग के बाद से आपका हो जाएगा य और स, ठीक है, य और स, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या होंगे आपके, यहाँ पे ट वर्ग और र और स, ठीक है, ट वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट वर्ग र और स, ठीक है, र और स, ये आपके मूर्धन्य हो जाएगा। दंत और ओष्ठ और नासिक, ठीक है, दंत ध्वनियाँ क्या होंगी यहाँ पे, त वर्ग और ल और स, ठीक है, त वर्ग, ठीक है, ल व स, ठीक है, ये हो जाएगा। ओष्ठ में क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ में प वर्ग, ठीक है, प वर्ग हो जाएगा, और क्या होगा, और व हो जाएगा, प वर्ग और व हो जाएगा, ठीक है। नासिक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके 5 जो है आपके भेद होते हैं। इसमें क्या होता है, ड होता है, ञ होता है, ठीक है, ड़ होता है, ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, न होता है, उसके बाद से आपके म होता है, ठीक है। तो इतने सारे आपके नासिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण होते हैं, ठीक है, व्यंजन के कुछ अन्य वर्गीकरण होता है। व्यंजन के अन्य वर्गीकरण, अन्य अन्य यहाँ पे अगर लिखे अन्य वर्गीकरण व्यंजन के, ठीक है, वर्गीकरण, तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे ध्यान से देखें, तो एक होता है अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है, पहला जो होगा अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है, ये क्या होता है, तो अल्प प्राण जो व्यंजन आपका होता है, ये होता है आपका यहाँ पे इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ग, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, इसमें अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ठीक है, अंग, यहाँ तक होता है। तो पहला, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये पहला हुआ, ये तीसरा हुआ और ये पांचवा हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये क्या होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा वो होगा, और अंतस्थ व्यंजन अभी हम देखें, इसमें एक और है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, उसमें आपका क्या होता था, अंतस्थ व्यंजन को क्या क्या होता था, तो इसमें य, र, ल, व, ठीक है, ये य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ में य, र, ल, व में से कोई भी यहाँ पे, और उच्छिष्ट व्यंजन भी आता है जिसमें ड भी आता है, तो ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इसके जो जितने भी वर्ग होते हैं क, ख, ग, घ, अंग में, तो पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें से ये सब क्या होगा, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादातर क्लियर हो जाएगा क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक होता है महाप्राण, ठीक है, महाप्राण यहाँ पे व्यंजन होता है, ठीक है। क्लास के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए कमेंट करेंगे, ठीक है, हम फिर से इसको बता देंगे, फिर से पूरे जो आपका कॉन्सेप्ट बता देंगे अलग से, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है। प्रत्येक वर्ग का सम वर्ग, इसमें देखिए इसमें क्या था, विषम होता था, पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें क्या होगा आपका सम वर्ग, ठीक है, जो सम वर्ग होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे दूसरा, चौथा और छठवा, ठीक है, दूसरा और चौथा सम वर्ग में यही होगा, केवल आपका जो होगा दूसरा और चौथा, ठीक है, तथा उष्म व्यंजन, ठीक है, जिसे उत्तिष्म व्यंजन जिसमें ढ आता है, और उष्म व्यंजन अभी हम देखे हैं, तो इसमें दूसरा और चौथा और उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन, और ये दूसरा चौथा ये इतना आता है, उसके इसके अंतर्गत आता है, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका महाप्राण। इसके बाद देखेंगे घोष और अघोष व्यंजन, ठीक है, घोष और अघोष, तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट होगा घोष और अघोष, ठीक है, घोष और अघोष व्यंजन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा घोष और अघोष क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, जैसे मान लीजिए क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों जो क्या आएंगे आपके घोष या अघोष के अंतर्गत आते हैं, घोष और अघोष, ठीक है, घोष व अघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी स्वर द्विगुण व्यंजन, जैसे कि ड, और इसमें ड और ढ भी इसमें आता है, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका घोष और अघोष आ गया, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, अघोष में घोष और अघोष कहलाता है, इसमें ड और ढ भी आता है, और अंतस्थ व्यंजन जितने भी आते हैं
सब घोष और अघोष के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन में के अंतर्गत क्या आता है, जैसे देखिए पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा और यहाँ पे पहला दूसरा वर्ण और क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहला दूसरा वर्ण आएगा और देखिए सौ सौ और यहाँ पे सड़क सौ, ये तीनों आपके यहाँ पे जो आएंगे ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत यहाँ पे ये आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे जो अगला होगा ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के इसके चार आते हैं। ठीक है, छत्र आता है। ठीक है, उसके बाद से ज्ञानी आता है, उसके बाद से क्या आता है, त्र आता है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है इस प्रकार होता है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर इसका निर्माण हो तो ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि इसका निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क प्लस ये होता है सौ। ठीक है, और ये होता है ये क और सौ से मिलकर बनता है ये आपका सत्र। ठीक है, इसके बाद से होता है आपका त्र। ठीक है, ये त्र होता है, तो त्र किससे मिलकर बना होता है, तो ये होता है त। ठीक है, त होता है और प्लस यहाँ पे होता है ये र। ठीक है, ये होता है। इसके बाद से आपका हो जाएगा ज्ञानी वाला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है ज। ठीक है, ज के बाद से होता है इया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ये वाला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सौ और र होता है, सौ और र। ठीक है, तो ये सब सारे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है उत्क्षिप व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप व्यंजन। ठीक है, ये क्या होता है उत्क्षिप, यहाँ पे उत्क्षिप व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप व्यंजन या इसको क्या बोलते हैं द्विगुण। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, तो ये क्या है होता है आपका यहाँ पे होता है इसमें जो आपका आता है ड और ढ आता है। ठीक है, ड और ढ ये आपके आते हैं सब उत्क्षेप व्यंजन में। एक होता है आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन इसके अंतर्गत क्या आता है आगत व्यंजन में ज और फ, ज और फ आगत व्यंजन में। अगला जो होगा आपको ये लुंठित या प्रकंपी व्यंजन, लुंठित। ठीक है, लुंठित या प्रकंपी। ठीक है, प्रकंपी व्यंजन होता है, प्रकंपी व्यंजन। ठीक है, लुंठित या प्रकंपी व्यंजन इसके अंतर्गत क्या आता है, ये जो र होता है ये आपके लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला जो होगा आपका ये पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक यहाँ पे हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ये आता है। इसमें क्या आता है आपका, इसमें ल आता है, अर्ध स्वर व्यंजन आता है, एक अर्ध स्वर व्यंजन। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और पूछिएगा, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, अर्ध स्वर व्यंजन में य और व आता है। ठीक है, इतने सारे आपके व्यंजन है, ये हमारा यहाँ तक था। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या देखेंगे यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन में क्या देखेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया इसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका पूछा गया है, जो क्वेश्चन में आपका कि यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विक्षेपण वाला है। जैसे कृपण का वर्ण विक्षेपण बताइए यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कृपण का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। देखिए कृपण का, सॉरी यहाँ पे कृपण का अगर आप वर्ण विक्षेपण देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कृपण का वर्ण विक्षेपण यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका देखिए अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं कृपण का जो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा ये हो जाएगा क, मतलब ऑप्शन नंबर अगर आप इसमें देखेंगे क इसमें आएगा क। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस री। ठीक है, री आ जाएगा, ऋषि वाला री, और इसके बाद से इसमें और मिलता है प मिलता है और क्या मिलता है अ मिलता है और यहाँ पे ड़ मिलता है। ठीक है, ड़ मिलता है, उसके बाद से क्या मिलेगा आपका अ मिलता है। ठीक है, तो ये आपका कृपण का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है,
और ये इसमें अगर देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क री प अ ड़ और ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि यहाँ पे है निम्न स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका संयुक्ताक्षर है, द्वित्व है, तालव्य है। ठीक है, तालव्य है और क्या है यहाँ पे स्वर तंत्रीय है। तो ये क्या कहलाती है, संयुक्ताक्षर। जैसा कि हम आपको बताएं अभी, संयुक्ताक्षर इसका आंसर हो जाएगा। जब स्वर रहित व्यंजन जो स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर। ये देखो क्वेश्चन इसमें पूछा गया। थोड़ा सा पीडीएफ को लेकर बनाने में दिक्कत आ रही है, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देंगे तो ये पूरा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा हम करके दिखा दें। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें से कि कौन सा व्यंजक नासिका, ठीक है, कौन सा व्यंजक जो है नासिका द्वारा उच्चारित होता है। इसमें से कौन सा व्यंजक है, तो ड़, ज, ड और ढ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नासिक व्यंजन जो होता है ये ड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा नासिक व्यंजन में। और ये क्या कहलाता है, ऐसा व्यंजन जिसके नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, नरम तालु को ठीक है, नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाता है। तो क्या होता है वहां पे उत्पन्न किया जाता है और उसमें क्या होता है, जिसमें मुंह से वायु निकलते पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो। जैसे कि इसमें भी और भी सारे एग्जाम्पल्स की बात करें तो न हो जाएगा, म हो जाएगा और ड़ हो जाएगा। न म ड़, जिसमें ड़ दिया गया है, न और म भी आपको क्या हो जाएगी, नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है, नासिका के। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे अगला आपका हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, यह है आपका यहाँ पे जो दिया गया है, यह निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिया गया है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें और वर्ण स्वर की सहायता से उन्हें दिए गए जो है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, ठीक है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये आपका किसमें से क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है व्यंजन। जैसे अभी हम आपको बताए हैं व्यंजन के बारे में कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है, और इसमें जैसे क्या होता है कि जो है वे वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। वर्ण व्यंजन के जो है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे इसमें क होता है, ठीक है, ख होता है, ग होता है, क ख ग होता है, घ होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, क ख ग घ एक्सेट्रा, ये सब सारे एप्लीकेशन इसके अंतर्गत वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस सही का स्वयं बता दी जो व्यंजन के स्वर स्वरूप को दिखाने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो यहाँ पे आपका किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हलंत का। ठीक है, हलंत का यहाँ पे जो है आपका किया जाता है, किसका चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो हलंत का। थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है पीडीएफ को सुधार देंगे। ठीक है, ये आपका हलंत का उपयोग किया जाता है। और हलंत जो होता है ये आपका होता है जिसे अनुस्वार होता है। अनुस्वार शब्द के स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है, तो ये अनुस्वार होती है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपका कि हस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, हस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए हस्व व दीर्घ तो किसके प्रकार हैं, हस्व व दीर्घ। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें हस्व व दीर्घ किसके प्रकार हैं, स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के, संयुक्त व्यंजन के। ठीक है, तो किसके हैं, ये आपके हैं स्वर के। ठीक है, यहाँ पे स्वर के हो जाएंगे। ठीक है, हस्व व दीर्घ जो है स्वर के
प्रकार है, मतलब जो स्वर के जो होते हैं तो ह्रस्व और दीर्घ इसके इसी के प्रकार है। ठीक है, अभी हम देखे हैं क्लास में। तो ये था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो य प और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी होता है, यहाँ पे ऊष्म व्यंजन में अगर यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, तो जो है ऊष्म व्यंजन इसमें से क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे आपका स हो जाएगा। ठीक है, स यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगर आप देखिए ध्यान से, तो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे निम्न में से तालव्य ध्वनि है। ठीक है, तालव्य ध्वनि यहाँ पे है आपका, इसमें से क्या हो जाएगा, तालव्य ध्वनि इनमें से क्या है, निम्न में से तालव्य ध्वनि ट प, और यहाँ पे देखिए फिर सी का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये भी होता है आपका स ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये छूट गया है, स ही होगा यहाँ पे, तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी हम देखें तालव्य ध्वनि में क्या क्या होता है। इसके बाद से देखिए आपका जो होगा, ये यहाँ पे समझ में आया, ये भी क्वेश्चन पूछा तालव्य ध्वनि क्या होती है। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक है, तो घोष और अघोष में अभी देखें हम यहाँ पे, तो अगर देखिए क ख ग, यहाँ पे तो ये आपका क हो जाएगा, क किस में आता है, घोष में, अघोष में आएगा। ठीक है, अघोष के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। अघोष क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है, मतलब गले में क्या होता है, कंपन नहीं होता है। ठीक है, गले में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अघोष। ठीक है, और जिससे होता है कंपन उसे क्या कहते हैं, घोष। ठीक है, तो याद रखेंगे नहीं कि ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस देखिए यहाँ तक क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आज का क्लास था। उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और वर्णमाला में जितने भी सब सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हम सबने यहाँ पे देखा है। ठीक है, और क्लास के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। ठीक है, हो सकता है कि आपको क्लास में थोड़ा सा जो है लंबा चला हो क्लास, लेकिन फिर भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हम देखे हैं। ठीक है, इसके बाद से जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स होगा उसको हम और भी सारे बेहतर से, जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकता है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी। इसके बाद से हम संधि देखने वाले हैं, उसके बाद से विराम चिन्ह देखेंगे, फिर शब्द और अव्यय देखेंगे। यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं सब हमने बता रखे हैं पहली क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास पसंद आया हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।